दोस्तों नमस्कार। मैं आज अपनी इस वीडियो में आपका ताल्लुक एक ऐसे वैज्ञानिक, एक ऐसे फिलॉसफर से कराने जा रहा हूं जो अपने जीते जी फिजिक्स के पितामह कहे जाने वाले सर आइजक न्यूटन के नाक में दम कर रखा था। जब वो केमिस्ट्री के रॉबर्ट बॉयल के साथ काम करता है जो कि गैस ला दिए थे, तो उनको समझा दिया कि केमिस्ट्री क्या होती है। जब वो बायोलॉजी की रंगीन दुनिया में आता है तो पहले से बने हुए माइक्रोस्कोप में करेक्शन करता है और कॉर्क के सेल की तस्वीर लेके अपनी बुक माइक्रोग्राफिया जो कि 1666 में पब्लिश होती है, पूरी दुनिया को दिखा दिया। बात रॉबर्ट हुक की हो रही है। फिजिक्स का शायद कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जिसे स्प्रिंग्स कांस्टेंट ना मालूम होता हो, जो हुक्स लॉ ऑफ स्प्रिंग से वाकिफ ना हो। छोटी से छोटी मशीन, साइकिल से शुरू होकर चंद्रयान तक, सब में स्प्रिंग का इस्तेमाल होता ही होता है। जी हाँ, आप कहेंगे कि वो फिलॉसफर क्यों? साहब, उसकी कहानी ये है कि जब सबसे पहले वो लंग्स की वर्किंग को समझाया तो लोगों ने उससे पूछा कि आप फिज़िक्स के फील्ड में आके आप लंग्स की वर्किंग को समझा रहे हैं। तो उसका कहना था कि छूना तो मुझे दिल को था, लेकिन लंग्स में फंस के रह गया। साहब, अभी उसके जीनियस होने की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। 1666 when whole the London was in fire, then after the burning of the London, he designed the, you can say, the architect of the London in a different way. तो साहब, आप उसे एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर कहोगे कि नहीं कहोगे? अब यहाँ मैं थोड़ा सा 1666 के लंदन के फायर की बात बताना चाह रहा हूँ। उसी समय लंदन प्लेग के चपेट में था। थोड़ा सा विषय से अलग हो रहा हूँ। उसी समय लंदन प्लेग के चपेट में था और आप सब जानते हो कि प्लेग चूहों से फैलता है। उस 1666 के आग में वहाँ के सारे चूहे जो प्लेग फैला रहे थे वो जल गए। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये आग नुकसान भी लाया उनके लिए और फ़ायदा भी था। खैर, ये थोड़ी सी अलग बात हो गई। और हाँ, यही वो साल है जब सर आइजक न्यूटन प्लेग फैलने के कारण अपने गांव में चले गए थे और अपने घर के आंगन में गिरते हुए द एप्पल ऑफ ग्रेविटी, जिसने पूरी दुनिया को ग्रेविटेशन समझा दिया, ये काम भी समानांतर ढंग से वहाँ चल रहा था। दोस्तों, मेरी इस वीडियो का अहम मुद्दा ये है कि आखिर न्यूटन की रॉबर्ट हुक से अनबन क्यों हुई और बहुत दिनों तक रही। मामला यहाँ से शुरू होता है कि जब 1672 में न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी के सामने अपने प्रिज्म के प्रयोग से ये दिखाया कि कैसे एक वाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स्ड हो जाती है, और उन्होंने कहा कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इज़ मेड अप ऑफ कार्बोक्सिल्स। तब हुक का कहना था कि नहीं, द लाइट इज हैविंग वेव नेचर, नॉट पार्टिकल नेचर। रॉबर्ट हुक ने न्यूटन की इस बात को भी गलत कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही चलती तो किसी कमरे के बाहर अगर कोई बल्ब जलता है और वो बल्ब दरवाजे या खिड़की के सीध में नहीं है, तो कैसे उस बल्ब की रोशनी घूम के कमरे के अंदर आ जाती है? जनाब, बात तो सही है। और इसी को कहा गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो पूरी तरह सही था। दोस्तों, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि रॉबर्ट हुक रॉयल सोसाइटी में एक्सपेरिमेंटल क्यूरेटर थे। एक्सपेरिमेंटल क्यूरेटर का काम होता है कि जो साइंटिस्ट अपने रिसर्च कर रहे हैं, अपने थियोरेटिकल इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, उनको एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म देना। और यही काम होता था रॉबर्ट हुक का। उनके जो साइंटिस्ट होते थे, उनके
एक्सपेरिमेंट्स में कुछ करेक्शन करना, उनसे विचार विमर्श करना, ये काम होता था एक एक्सपेरिमेंटल क्यूरेटर का। जब रॉबर्ट हुक ने न्यूटन के इस प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया कि लाइट इज़ नॉट अ पार्टिकल बट इट इज़ अ वेव, लेकिन हुक ने इसका कोई मैथमेटिकल एविडेंस नहीं दिया था, केवल दार्शनिकता के आधार पे वो बताया था। जैसा मैं कहा कि वो एक फिलॉसफर भी थे, तो उनके इस क्रिटिसिज्म से न्यूटन को बड़ा कष्ट हुआ और वो कड़वाहट में लिखते हैं कि मुझे लगता है मैंने खुद को दर्शन शास्त्र का स्कॉलर बनाना चाहिए था, और वो विज्ञान को, फिजिक्स को ख़ास तौर से पूरी तरह छोड़ देने की धमकी देते हैं। हालांकि दोस्तों, दोनों ही साइंटिस्ट पार्शियली करेक्ट थे, वो आंशिक रूप से ही सही थे। मॉडर्न फिजिक्स सेज दैट लाइट हैज़ ड्वेल नेचर। भौतिकी में प्रकाश के द्वैत स्वभाव को माना गया है, अर्थात यह पार्टिकल की तरह भी काम करता है और वेव की तरह भी काम करता है। न्यूटन को लगा कि हुक ने उनके सावधानी पूर्वक किए गए एक्सपेरिमेंट्स को बगैर ध्यान से देखे एक स्टेटमेंट दे दिया है, और जबकि हुक का मानना था कि न्यूटन तो अपने ही किए गए एक्सपेरिमेंट्स को फिर से चेक नहीं करते और एक रिजल्ट दे देते हैं। तो दोस्तों, दोनों वैज्ञानिकों के बीच झगड़े का पहला कारण तो प्रकाश था, लाइट था, जिस पे मैं लाइट डाला हूँ, और दूसरा कारण था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दोनों के विचार कैसे भिन्न थे, क्या था उनके मनमुटाव का कारण। 1679 में रॉबर्ट हुक ने न्यूटन को एक पत्र लिख के ये बताया कि जो प्लैनेट्स का मोशन है उनको हम एक लॉ के जरिए समझा सकते हैं, और ये जो फोर्स होता है उनके बीच, प्लैनेट्स के बीच लगने वाला, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार होता है। मतलब आप दूरी बढ़ाते जाएंगे उन प्लैनेट्स के बीच में तो फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब अगर आप डिस्टेंस डबल कर देंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, डिस्टेंस 3 टाइम्स कर देंगे तो फोर्स 1/9 हो जाएगा। लेकिन हुक के पास इसे प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, गणितीय उपकरण नहीं थे। साहब, जिस न्यूटन ने 1666 में अपने आंगन में गिरते हुए सेब से दुनिया को समझाया था, और प्लेग महामारी खत्म होने के बाद लंदन आने पे कुछ काम न कर पाने के कारण चर्च और बाइबल की दुनिया में रम गया था और दुनिया से ओझल हो गया था, और वहीं दूसरी तरफ दुनिया के ढेर सारे वैज्ञानिक इस गुरुत्वाकर्षण पर काम कर रहे थे। जब न्यूटन को पता चलता है तो उसे लगता है ओहो, उसके आगे से तो थाली खींच ली जाएगी। और जो ढेर सारे लोग गुरुत्वाकर्षण पर काम कर रहे थे, उनमें से उनके ही एक दोस्त एडमंड हेली थे। जी हाँ, वही हेली कॉमेट वाले। वो एक दिन उनके घर आते हैं और कहते हैं तुम इसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दो, पूरी दुनिया मान जाएगी। तो अगर ये कहा जाए कि एडमंड हेली एक ट्रिगर की तरह काम किए न्यूटन के आगे के कामों के लिए, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। रॉबर्ट हुक भी इसी बीच न्यूटन को पत्र लिख चुके थे, और जैसा कि मैं बताया, न्यूटन भी अब सोचने लगे अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सेब कोई और खा लेगा, और खाने वाले कई हैं जो तैयार बैठे हैं। न्यूटन ने तुरंत ही इन थॉट्स को रेलिवेंट पाया और कैलकुलस और ज्योमेट्रिक एविडेंसेस का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को दिखाया कि यस, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो आपको मैं समझाया अभी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। एंड ऑल द
comets, tides and the motion of the planet is governed by this law of gravitation. साहब, जब न्यूटन 1687 में प्रिंसिपिया जो उनकी बुक थी उसके पब्लिकेशन की तैयारी कर रहे थे, तब हुक ने इनवर्स स्क्वायर लॉ में उनसे मांग की कि आप इसकी क्रेडिट मुझे भी दीजिए और अपनी बुक में आप करेक्शन कीजिए, ठीक? नहीं तो दुनिया से मैं बता दूंगा कि ये आपने मेरी बात चुराई है, मेरे प्रिंसिपल्स की चोरी की है। इस पे न्यूटन का गुस्सा होना तो स्वाभाविक था और इस बुक को उन्होंने पब्लिकेशन हाउस में मना कर दिया कि इसे पब्लिश ना किया जाए। यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, न्यूटन बहुत इमोशनल थे और दुखी भी हो जाते थे। उनके इस स्वभाव में उनकी परवरिश शामिल थी। मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अगर न्यूटन के बारे में मैं ये कहूँ कि नया सूरज तो दुनिया को दिखाया मैंने, नया सूरज तो दुनिया को दिखाया मैंने, बचपन की घुटन ने यूं जकड़ा कि चांद भी छूकर मुस्करा न पाया मैं। दोस्तों, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका के पब्लिकेशन से संबंधित न्यूटन के दोस्त एडमंड हेली ने मध्यस्थता की और समझाया कि इस बुक में आप जो कंट्रीब्यूशन है लोगों का उसको आप मेंशन कीजिए। न्यूटन थोड़ा कंजूसी करते हुए इस बात को माने भी और थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने बुक में कुछ साइंटिस्ट के नाम को मेंशन भी किया। लेकिन अंदर अंदर उनके अंदर ज्वाला तो भभक रही थी। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि वो रॉबर्ट हुक को एक बौना आदमी, छोटे कद का आदमी कह के संबोधित करने लगे थे, क्योंकि रॉबर्ट हुक की हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब बात आती है ऑप्टिक्स में, जो बात वो पहले कह चुके थे आइजैक न्यूटन साहब, उसे अपनी बुक ऑप्टिकलिया में कैसे पब्लिश कराया जाए, क्योंकि रॉबर्ट हुक तो अभी जिंदा थे और उनके ऊपर इस तरह के व्यक्तिगत हमले न्यूटन साहब जारी रखे थे। तो इसका उन्होंने रास्ता ये निकाला कि जब रॉबर्ट हुक की डेथ होती है 1703 में, तो उसके बाद 1704 में उन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया। अब उनके अंदर कोई डर नहीं था। इसीलिए मैं कहा हूँ कि जीते जी रॉबर्ट हुक ने न्यूटन के नाक में दम कर रखा था। दुनिया जानती है कि सर आइजैक न्यूटन रॉयल सोसाइटी के हेड थे, लेकिन हेड का ये पोस्ट रॉबर्ट हुक के डेथ के बाद था 1704 में। और कहा तो ये जाता है कि गुस्से की पराकाष्ठा इतनी थी न्यूटन के अंदर रॉबर्ट हुक के प्रति कि एक इकलौती तस्वीर थी, एक पोर्ट्रेट था रॉबर्ट हुक का, न्यूटन ने उसे जलवा दिया था ताकि पूरी दुनिया के सामने रॉबर्ट हुक का नामो निशान ही ना रहे। दोस्तों, बड़े भारी मन से आखिर में मैं ये पूछता हूँ कि वैज्ञानिकों की आपसी प्रतिद्वंद्विताएं हमें क्या सिखाती हैं। रॉबर्ट हुक और न्यूटन का ये विवाद विज्ञान की प्रगति के बारे में कई प्रश्न खड़े करता है। उनके इस विवाद से प्रकाशन में हुई देरी, दुनिया को जो संदेश, जो ज्ञान मिलना था उसमें देरी, और न जाने कई ऐसे प्रश्न अभी रहते हैं। क्या हमें इसे एक तुच्छ बात माननी चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए, या फिर एक नई विचारधारा जो पनपती है उस पर प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह मैं अपनी एक और वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।